हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, इसके कई सारे हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। किसी भी मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट यानी कि विकास या परिवर्धन कैसे होगा, वो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहां पे हम कवर करने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि कैसे होता है मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट, तो समझिए जो नर युग्मकोद्भिद होता है, बेसिकली आप पाएंगे कि जो अंकुरित परागकण होते हैं, इनको ही हम नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानते हैं। आप देखें हैं कि जो परागकण होते हैं वही क्या होते हैं, नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो परागकण जो है ऐसी प्रथम कोशिकाएं होती हैं जो कि आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करेगी, यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट करती हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का जो डेवलपमेंट या विकास होता है, यह बेसिकली दो चरणों में होता है। दो चरणों में होगा। पहला चरण कौन सा होगा, परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण के पहले जो विकास होता है परागकण का उसका, और फिर परागण के बाद यानी परागण पश्च परिवर्धन। तो पूरा का पूरा जो मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, ये दो स्टेप में होता है। सबसे पहले तो परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण के पहले का जो परिवर्धन होगा, किसका परिवर्धन होगा, तो परागकण का। तो परागण यानी कि पॉलिनेशन से पहले परागकण में क्या क्या चेंजेस आएंगे, अर्थात परागकण का कितना विकास होगा और फिर परागण के बाद कितना विकास होता है, ये दो स्टेप में पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। तो देखिए, परागण पूर्व परिवर्धन जो पहला स्टेप है मेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट का, वो है परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण अभी नहीं हुआ है। परागण के पहले यानी जब परागकण परागकोश के अंदर रहता है, तो परागकोश के अंदर रहते हुए परागकण का कितना विकास होता है, बेसिकली आप पाएंगे कि अधिकतर जो परिवर्धन होता है वो परागण के पूर्व ही हो चुका होता है। यानी परागकोश के जब अंदर परागकण रहते हैं तभी परागकण का विकास होने लग जाता है, और ये बेसिकली समाप्त होता है कहां पर जाके, ये वर्तिकाग्र की सतह पर। मतलब कुछ जो है परिवर्धन होगा परागण से पहले और कुछ परिवर्धन या विकास होगा परागण के बाद, जिसको हम कहेंगे परागण पश्च परिवर्धन। तो परागण के जो पूर्व परिवर्धन होगा, यानी जो पहला स्टेप है, उसको हम कहेंगे परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण के पहले जो परिवर्धन या विकास होता है नर युग्मकोद्भिद का, अर्थात इसको हम अपरिपक्व परागकण कहेंगे। तो ये जो अपरिपक्व परागकण है, इससे आप पाएंगे कि अंत में चल के एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। तो हमारे पास यहां पे देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि एक हमारे पास परागकण यानी कि पोलन ग्रैंड की संरचना है या स्ट्रक्चर है। इसमें मुख्य रूप से आप पाएंगे कि ये जो संरचना यानी जो पहली हमारी संरचना है, ये संरचना भी कैसी है, अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। यानी परागकण ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो ये जो पहला परागकण हमारे सामने यहां पे शो किया गया है, ये बेसिकली अभी अपरिपक्व परागकण है। अब इस अपरिपक्व परागकण में आप कई सारी संरचनाओं को पाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि परागकण में दो भित्तियां होती है। हमने आपको परागकण की संरचना समझाई है, उसमें आपने देखा कि दो भित्तियां या दो झिल्लियां होती है, जिसको हम बाह्यचोल व अंताचोल कहते हैं, यानी इंटाइन और एक्साइन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि परागकण की संरचना के अंदर पूरी की पूरी जो इंटाइन यानी कि अंताचोल होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, और इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक अगुणित यानी कि हेप्लॉइड केंद्रक होता है, और कई सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहां पे आप पाएंगे कि छोटी छोटी जो रिक्तिकाएं होती है इसके अंदर, ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करके थोड़ा बड़े आकार की रिक्तिका का रूप धारण कर लेती है, यानी छोटी रिक्तिकाएं आपस में बड़ी रिक्तिका का रूप धारण कर लेती है। इसके बाद आप पाएंगे कि ये जो हमारा न्यूक्लियस या केंद्रक था, ये चूंकि बीच में है लगभग, लेकिन अगले स्टेप में जब बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है तो ये न्यूक्लियस या केंद्रक जो है परिधि की ओर आ जाता है। ये देखिए, ये परिधि है और परिधि के पास आ जाता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब इस प्रक्रिया में आप पाएंगे कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, यानी जो मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट है, इसमें दो बार समसूत्री विभाजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है, कितनी बार होता है, दो बार होता है।
जब भी समसूत्री विभाजन होता है आपको दो चीजें माइंड में बिठा के रखनी है कि समसूत्री विभाजन यदि होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है, और फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि केंद्रक का जो विभाजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, जबकि कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि केंद्रक विभाजन होगा। जब भी समसूत्री विभाजन होगा पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य का यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो अब आप दूसरे स्टेप में यहां पे पाएंगे कि चूंकि बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो चुका है और न्यूक्लियस कहां चला गया है, परिधि की ओर। अब देखिए यहां पे होगा समसूत्री विभाजन, तो ये अभी पहला समसूत्री विभाजन होगा। अब जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये जो एक केंद्रक है, हमने क्या कहा कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है। तो अब चूंकि यहां पे एक केंद्रक है और इस एक केंद्रक से विभाजन के परिणाम स्वरूप दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, तो इस केंद्रक में जब समसूत्री विभाजन होगा तो दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। एक केंद्रक छोटा होगा, दूसरा केंद्रक थोड़ा बड़ा होता है। ये छोटा वाला केंद्रक जो होता है ये जनन केंद्रक कहलाता है, और ये जो बड़ा वाला केंद्रक है इसको हम कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि यहां पे आपने देखा कि केंद्रक का विभाजन तो हो चुका है, और केंद्रक का जब विभाजन हुआ तो एक से यहां पे आप देख सकते हैं कि दो केंद्रक बन चुके हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, देखिए समसूत्री विभाजन होता तो पहले तो केंद्रक का विभाजन हो गया, अब यहां पे कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो जब यहां पे कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा इस संरचना में, तो अब अभी चूंकि एक ही कोशिका दिखाई दे रही है, लेकिन कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होगा तो यहां पे दो कोशिकाएं बन जाएगी। तो साइटोप्लाज्मिक जब डिवीजन होगा यानी साइटोकाइनेसिस की जब प्रक्रिया होगी, इसके परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि यहां पे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक तो बनती है छोटी वाली कोशिका जिसको हम कहते हैं जनन कोशिका, जबकि जो नीचे वाली कोशिका बनती है इसको हम कहते हैं कायिक कोशिका। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जनन कोशिका के अंदर जनन केंद्रक होता है, जबकि कायिक कोशिका के अंदर कायिक केंद्रक उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां तक का जो विकास है यह परागण के पहले होता है, यानी परागण के पहले पराग कोश के अंदर पराग कण का इतना डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो एक नॉर्मल सा अपरिपक्व पराग कण होता है इसमें कई सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, कोशिका द्रव्य भरा होता है इसके अंदर, एक अगुणित यानी कि हेप्लॉइड केंद्रक होता है, और पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं ये बड़ी रिक्तिका का रूप धारण कर लेती है, और ये जो केंद्रक है ये सेंटर से कहां चला जाता है, परिधि की ओर चला जाता है। फिर इसमें आपको याद रखना है कि पहला पहला समसूत्री विभाजन होगा, यानी पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो अगुणित केंद्रक है ये दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि समसूत्री विभाजन जब होता है तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है। तो यहां पे एक केंद्रक था, तो विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पे दो केंद्रकों का निर्माण हो चुका है, जिसमें से एक केंद्रक कहलाता है जनन केंद्रक, दूसरा केंद्रक कहलाता है कायिक केंद्रक। अब इसके बाद आप देखिए कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यहां पे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो एक कोशिका कहला जाएगी जनन कोशिका, और दूसरी कोशिका जो बनती है वो कहलाती है कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका के अंदर कायिक केंद्रक होता है और जनन कोशिका के अंदर जनन केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पे दो कोशिकीय वाला अवस्था परागकण का निर्माण हो चुका होता है, अर्थात परागकण जो होता है यहां पे दो कोशिकाओं में विभक्त हो चुका होता है। अब देखिए इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा कि इस दो कोशिकीय अवस्था में ही जो परागकण होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब पराग कोश से परागकण बाहर आ जाते हैं। तो जब दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है किसके अंदर, परागकण के अंदर, तब ये परागकण कहां बाहर आ जाता है, ये पराग कोश से बाहर आ जाता है। और फिर परागकण के बेसिकली जो परागण है, परागण के आगे का परिवर्धन वर्तिकाग्र की सतह पर होगा। तो देखिए जो परागकण है इसके आगे का जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है वो परागण के बाद होगा। यानी देखिए आप पढ़े होंगे कि जो परागण होता है बेसिकली किसी भी परागकण का पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो हमने आपको जो फ्लावर की संरचना पढ़ाई है उसमें आपने देखा है कि कुछ इस प्रकार से जो संरचना होती है, जो गाइनोसियम होती है, गाइनोसियम बेसिकली तीन भागों से मिलकर बना होता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है ये कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र। तो कोई भी परागकण आएगा
और पराग कण देखिए पराग कोश से निकल करके आएगा और कहां गिरेगा, जब इस वर्तिकाग्र की सतह पर गिरता है तो इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। तो पराग कोश मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, यहां पे मान लीजिए हमारे पास पराग कोश है। तो इस पराग कोश के अंदर परागकण का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जितना डेवलपमेंट हो चुका है, जब दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बन जाएगा उसके बाद ये परागकण कहां जाएंगे, ये पराग कोश से निकल करके कहां जाएंगे, वर्तिकाग्र की सतह पर जाएंगे। और वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना ही परागकण का क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। तो अब जब चूंकि परागकण कहां पहुंच चुके हैं, परागकण पहुंच चुके हैं वर्तिकाग्र की सतह पर, तो जो अगला विकास होगा परागकण का वो कहां होगा, वर्तिकाग्र की सतह पर होगा। यानी परागण के पहले का जो विकास होता है उसको हम परागण पूर्व परिवर्धन कहते हैं, क्योंकि अभी परागण नहीं हुआ था। तो परागण जब नहीं हुआ था तो कितना विकास हुआ है परागकण का, जो परागकण है वो दो कोशिकीय अवस्था वाला बन गया है। और जब दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बन जाता है तो ये कहां पहुंच जाता है, परागकण पहुंच जाता है फिर वर्तिकाग्र की सतह पर और परागण हो जाता है। और फिर परागण के बाद वर्तिकाग्र की सतह पर भी किसका विकास या डेवलपमेंट होता है, परागकण का। तो वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने के बाद यानी परागण के बाद जो परिवर्धन या विकास होता है मेल गैमेटोफाइट्स का, उसको हम कहते हैं परागण पश्च परिवर्धन। तो हमने आपको क्या कहा कि जो पूरी की पूरी नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया होती है ये दो स्टेप में संपन्न होती है। पहले स्टेप में जो होता है उसको हम कहते हैं परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण के पहले कितना विकास हो चुका है और फिर परागण के बाद कितना विकास होता है। तो परागण के पहले तो विकास हो चुका, अब जब परागकण पहुंच चुके हैं वर्तिकाग्र की सतह पर यानी परागण की क्रिया हो चुकी है, तो अब जो प्रक्रिया आगे डेवलपमेंट होगा यानी नर युग्मकोद्भिद या परागकण का जो आगे का विकास होगा वो कहां पर होगा, वो वर्तिकाग्र की सतह पर होता है। तो देखिए अब यहां पे जो दूसरा स्टेप है किसका, नर युग्मकोद्भिद के विकास का, उसको हम कहते हैं परागण पश्च परिवर्धन। तो जो परागण पश्च परिवर्धन है इसमें आप पाएंगे कि जो जनन कोशिका होती है वो तर्कुकार रूप धारण करना स्टार्ट कर देती है। ये जो जनन कोशिका थी ना ये सिकुड़ जाती है और सिकुड़ करके एक तर्कु का रूप धारण करना स्टार्ट कर देती है। और इस प्रकार से जनन कोशिका के अंदर आप देख ही रहे हैं कि जनन कोशिका के अंदर ये जनन केंद्रक है। तो इस प्रकार से और ये जो बाकी पूरी की पूरी दूसरी कोशिका है ये कायिक कोशिका है और इस कायिक कोशिका के अंदर कौन सा केंद्रक है, कायिक केंद्रक है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जैसे ही परागण हो जाएगा, परागण पश्च परिवर्धन जब होता है तो उसमें जो जनन कोशिका होती है वो तर्कु का रूप धारण करना स्टार्ट कर देती है, यानी स्पिंडल शेप्ड। अब इसमें आप पाएंगे कि जब अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि पूरी की पूरी ये जो जनन कोशिका है ये तर्कुकार रूप धारण कर लेती है। तो यहां पे आप इसको कहेंगे तर्कुकार जनन कोशिका और इसके अंदर जो है कौन सा केंद्रक है, जनन केंद्रक है। और ये जो बाकी पूरी की पूरी कोशिका ये कौन सी है, ये कायिक कोशिका और इसके अंदर केंद्रक है। तो ये केंद्रक कौन सा है, कायिक केंद्रक है। और ये तर्कुकार जो जनन कोशिका है तो जनन कोशिका के अंदर कौन सा केंद्रक होता है, जनन केंद्रक होता है। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में आप पाएंगे कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो तर्कुकार जनन कोशिका है इसमें अब क्या होगा, विभाजन होना शुरू हो जाएगा। यानी यहां पर आप पाएंगे कि समसूत्री विभाजन सेकंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो जनन कोशिका के अंदर जो एक केंद्रक है ये दो केंद्रकों में बंटना नजर धीरे धीरे आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये एक केंद्रक दो केंद्रकों में धीरे धीरे विभाजित होने लगा है। इसके पश्चात आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो एक्जाइन परत होती है यानी जो अंदर वाली इंटाइन परत होती है, परागकण की दो भित्तियां होती है, एक बाएं भित्ति और अंदर भित्ति। तो अंता जो भित्ति होती है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, तो इंटाइन वाली परत जो होती है ये धीरे धीरे आकार में बढ़ती जाती है और यह पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका का निर्माण करने लग जाती है। अब चूंकि आप पाएंगे कि आगे चल के ये जो पराग नलिका होती है इसमें जो कायिक केंद्रक होता है ये तो नीचे की ओर आ जाता है और ऊपर की ओर ये जो जनन कोशिका के अंदर जनन केंद्रक है ये धीरे धीरे दो भागों में विभाजित होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे समसूत्री विभाजन फिर से होता है। तो हमने आपको क्या कहा था कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में दो बार समसूत्री विभाजन होता है यानी दो बार माइटोटिक डिवीजन होता है। तो यहां पे भी अब क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन होता है तो सबसे पहले किसका विभाजन होता है,
केंद्रक का विभाजन होता है। तो यहां पे आप पाएंगे कि ये जो इसके अंदर एक जनन केंद्रक होता है जनन कोशिका के अंदर, ये जनन कोशिका के अंदर जो एक केंद्रक है, ये धीरे धीरे जैसे ही समसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा, ये जनन कोशिका के अंदर जो एक केंद्रक था, आप देख सकते हैं कि यहां पे ये दो केंद्रकों में बंट जाता है। और ये जो दोनों केंद्रक होते हैं, इनको हम कहते हैं दो अचल नर युग्मक। यह दोनों नर युग्मक या नर केंद्रक जो होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली दो अचल नर युग्मक। यानी ये अचल होते हैं, अर्थात नॉन मोटाइल होते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है और पराग नलिका भी विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से लास्ट में आप जाकर के क्या पाएंगे कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पे दो जनन केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, अर्थात दो अचल नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। और एक जो केंद्रक है, ये कायिक केंद्रक कहलाता है। अर्थात इसी तीन केंद्रकों वाली अवस्था, या यहां पे आप पाएंगे कि इसी तीन केंद्रकों वाली अवस्था में ही हम क्या कहेंगे कि एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण यानी कि डेवलपमेंट हो चुका है। तो इस प्रकार से जब एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके अंदर तीन केंद्रक देखने को मिलते हैं। एक तो कायिक केंद्रक होता है और दो नर केंद्रक होते हैं, अर्थात दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। तो एक तो कायिक केंद्रक और दो आप पाएंगे यहां पे कि नर केंद्रक होते हैं, जिनको कि हम बेसिकली नर युग्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों नर युग्मक ही आगे चल के निषेचन व डबल फर्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपने क्या देखा कि सबसे पहले तो आपने देखा कि जो कोई भी मेल डेवलपमेंट का, कोई भी मेल गैमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट होता है, अर्थात नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है, इसमें जो अंकुरित परागकण होते हैं, बेसिकली परागकण ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माने जाते हैं और यही परागकण आगे चल करके नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो ये नर युग्मकों का निर्माण करेंगे, तो ये पूरी की पूरी नर युग्मक के निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, अर्थात नर युग्मकोद्भिद के विकास की जो प्रक्रिया होती है, यह दो स्टेप में संपन्न होती है। जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण के पहले जो परागकण का विकास होगा उसको हम परागण पूर्व परिवर्धन कहेंगे। तो परागण के पहले देखिए क्या होता है कि जब परागकण एंथर यानी कि बेसिकली जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर की जो संरचना होती है जिसको हम कहते हैं परागकोश, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं और ये परागकण धीरे धीरे विकसित होने लग जाते हैं। और आप पाएंगे कि उसकी संरचना में जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के साथ साथ रिक्तिकाएं होती हैं, वो कोशिका द्रव्य होते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि केंद्रक जो है परिधि की ओर आ जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी रिक्तिकाएं आपस में मिलकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। इसके बाद हमने आपको क्या कहा कि जो मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है, यानी नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है, इसमें दो बार समसूत्री यानी कि माइटोटिक डिवीजन होता है। तो समसूत्री विभाजन यहां पे फर्स्ट होगा, यानी पहला समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन जब भी होता है, आपको याद रखना है कि पहले केंद्रकों का विभाजन होता है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो ये केंद्रक जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा, एक केंद्रक से यहां पे दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, जिसमें से एक केंद्रक को हम कहेंगे जनन केंद्रक और दूसरा केंद्रक जो बड़ा वाला होता है उसको हम कहते हैं कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक। इसके पश्चात अगले स्टेप में आप क्या देखते हैं कि इस पूरी की पूरी परागकण की संरचना में जैसे ही अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जब समसूत्री विभाजन हुआ तो पहले केंद्रक का विभाजन हुआ तो दो केंद्रक बन गए। अब इसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, तो कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बन जाती है, एक तो जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका के अंदर कायिक केंद्रक उपस्थित हो जाता है और जनन कोशिका के अंदर जनन केंद्रक। और एक यहां पे आपको याद रखना है कि कैलोज परत बन जाती है। ये कैलोज बेसिकली एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि जो इंटाइन भित्ति होती है, यानी जो अंतः भित्ति होती है किसकी, परागकण की, उसको पोलन ट्यूब के विकास में सहायता करती है। तो इस प्रकार से कैलोज परत का भी निर्माण हो जाता है। तो इसके बाद ये जो दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बन जाता है, इसके पश्चात ये परागकण परागकोश से निकल करके कहां चले जाते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर चले जाते हैं और परागकण का जो आगे का विकास होता है वो वर्तिकाग्र की सतह पर होता है। और जब परागण के पश्चात यानी जैसे ही परागकण कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं,
तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो अब जो आगे का विकास होता है उसको हम कहते हैं परागण पश्च परिवर्धन। तो परागण पश्च परिवर्धन में आप क्या देखते हैं कि जो आपकी ये जनन कोशिका होती है ये धीरे धीरे सिकुड़ करके एक तरकु का आकार धारण करने लग जाती है, और ये जो कायिक कोशिका अंदर होती है उसके अंदर कायिक केंद्रक उपस्थित होता है। अगले स्टेप में आप देखिए ये जो पूरी की पूरी जनन कोशिका होती है ये मुड़ करके तरकुकार रूप धारण कर लेती है, और इसमें आप पाएंगे कि ये जो तरकुकार रूप धारण कर लेती है इसके अंदर जनन केंद्रक उपस्थित होता है। अगले स्टेप में आप पाएंगे कि ये जो जनन केंद्रक है ये धीरे धीरे विभाजित होने लगता है, और इसमें आप पाएंगे कि ये जो इंटाइन परत होती है यानी जो अंताचोल होता है ये धीरे धीरे करके पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब का विकास करने लग जाते हैं। और जैसे ही पराग नलिका का विकास होने लग जाता है वैसे ही यहां पे दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, और जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो पहले केंद्रकों का विभाजन होता है। तो यहां पे आप पाएंगे कि ये जो जनन कोशिका के अंदर एक केंद्रक है ये पूर्णतया यहां पे दो केंद्रकों में बढ़ जाता है, यानी एक से फिर यहां पे दो केंद्रक बन जाते हैं जिनको कि हम नर युग्मक कहते हैं, और ये दोनों अचल नर युग्मक कहलाते हैं, या बेसिकली नर केंद्रक या नर युग्मक कहलाते हैं। और इस प्रकार से पराग नलिका में नीचे साइड कायिक केंद्रक आ जाता है और ऊपर दो जनन केंद्रक होते हैं अर्थात नर युग्मक होते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि तीन केंद्रकों वाला एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।